बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 24 है हमारा, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स एंड इंट्रोडक्शन टू इमोशन। जैसे कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे मोटिवेशन पे, उसमें हमने मॉडल्स वगैरह डिस्कस किए, ठीक है। मोटिवेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 23, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट जो नीड्स होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब इस हवाले से उसमें 3 नीड्स जो हैं, 3 हमारे पास जो हैं वो आ जाती हैं। दैट इज हंगर नीड, ठीक है, देन सेक्सुअल नीड, एंड देन बिलोंगिंग नीड, ठीक है, एफिलिएशन नीड। सबसे पहले जो है हम हंगर नीड जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में बात की थी कि 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारी बायोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स और देन जो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो आती है। अगर हम उस रेफरेंस में देखें तो हंगर नीड जो है ये बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बेसिक नीड्स जो हैं उनमें सबसे पहले स्टेप का या क्लस्टर का जो है वो पार्ट है। हंगर नीड जो है ये सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी जो है इस हवाले से इम्पोर्टेंस है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हंगर जो है इसका किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होता है, देन जो फूड इनटेक किया जाता है वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस हवाले से जो हैं वो हेल्पफुल हैं और इस चीज़ को जो है फैसिलिटेट करते हैं। तो आपका जो कोर्स पैक है उसमें ये हेडिंग हंगर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के नेम से जो है आप उसमें देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नीड ऑल एनिमल्स नीड एनर्जी, ठीक है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एंड दे यूज देयर बॉडीज, ठीक है, यानी वो जो एनर्जी जो है वो उन्हें हासिल होती है, ठीक है, फूड से, तो उसकी मदद से उनकी जो बॉडीज हैं वो मूव कर सकती हैं, वो अपनी एनर्जी वो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको किसी भी टास्क के हवाले से जो है मतलब कोई भी काम करने के लिए अपनी उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। सो द रेट एट विच organisms consume energy is known as metabolism, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। एंड जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो दोबारा से जो है विद द हेल्प ऑफ फूड खाना खा के उस चीज को रिस्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। एक तो इस तरीके से होम्योस्टेसिस बैलेंस हो जाता है, दूसरा ये नीड फुलफिल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो हंगर नीड है इस चीज का मतलब हंगर जो नीड है इसका पैदा होना, जो रेज होना, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, एंड इसको फुलफिल करना और जो है इसके नतीजे में जो है जो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो देन हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंटरेक्टिंग विद एक्सटर्नल एंड इन्वायरमेंटल सरकमस्टांसेस, ठीक है, यानी इस तरीके से इसमें जो है एक लिंक, एक जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो सकता है। अच्छा, देन बायोलॉजी ऑफ व्हेन वी ईट एंड व्हाट टू ईट, कि हमें कब खाने की जरूरत महसूस होती है, कब खाना खाना चाहिए, एंड जो है व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए। इंटरनल सिग्नल्स कंट्रोल द डिजायर टू ईट और स्टॉप ईटिंग। अच्छा, अब हमारे अंदर जो है इंसानों में, ठीक है, ह्यूमंस में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स ऐसे मौजूद होते हैं
जो इस चीज को जो है डिटरमिन करते हैं कि अब एपिटाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है, भूख लग गई है, ठीक है, भूख बढ़ गई है, खाना खाना चाहिए, और अब जो है वो स्टमक फुल हो गया है, फिल हो गया है, हाथ जो है खाने से खींच लेना चाहिए। कुछ इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो इस बारे में जो है सिग्नल्स देते हैं, अलर्ट करते हैं कि अब खाना खाना चाहिए और अब जो है इस चीज को स्टॉप कर देना चाहिए। एक जो मैक्सिमम लेवल है वो वहां तक जो है बॉडी पहुंच चुकी है। ओके, अच्छा, अब इसमें जो है कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं। हंगर हैज 4 बायोलॉजिकल कंजम्पशन, ठीक है, 4 बायोलॉजिकल कंजम्पशंस, ठीक है, कौन कौन सी हैं? स्टमक, ब्लड, ब्रेन, ठीक है, हॉर्मोन्स, न्यूरोकेमिकल्स। तो ये चीजें जो हैं बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें है कि अब बाकी ये प्रोसेस मतलब किस तरह से चलता है, जो एनर्जी में फूड जो है कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन कब खाना खाना चाहिए कब नहीं, और ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले ग्लूकोज की बात आ जाती है, ठीक है, ग्लूकोज। अच्छा जी, when we notice that when we get hungry our stomach starts to growl, ठीक है, growling results from gastric secretions that are activated by the brain when we think of, see or smell food. Hunger can also cause the stomach to contract. Contractions occurs when the stomach and small intestine have been relatively empty for about 2 hours. अच्छा, एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूंगी कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि हम सुबह को ब्रेकफास्ट किए बगैर आ जाते हैं। तो ये चीजें जो है, स्टमक तो अपसेट होता है, स्टमक से रिलेटेड मसले मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं, बाद की एज में जाके ज्यादा मसले मसाइल बल्कि स्टार्ट हो जाते हैं। इससे जो है जहनी तौर पे भी जो इंसान है वीक हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ठीक है, आप 1 ग्लास मिल्क ले लें, समथिंग, मतलब कुछ भी, तो बिफोर गोइंग टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, तो लाइट सा ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे स्टमक के हवाले से। Contractions occur when the stomach and small intestine have been relatively empty for about 2 hours. Although stomach contractions correspond with hunger pangs, they do not cause hunger. Humans who have their stomachs removed for medical reasons still feel hunger, as do rats in whom the nerves between the stomach and the brain have been served. So the stomach does not act by itself to produce feelings of hunger. Blood is another important player in hunger. The most important source of energy for the body is cellular glucose. Glucose is a simple sugar in the blood that provides energy for cells throughout the body, including the brain. Although fat and protein provide their own forms of energy, some organs, including in the brain, can use only glucose. And blood sugar level drops when people go without eating for long periods. If this happens, the hypothalamus, which monitors glucose levels, triggers the drive to obtain food. अच्छा, अब जो हाइपोथैलेमस है, जब हमने ब्रेन वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें मैंने ये चीज जो थी मेंशन की थी कि हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, फॉर रेगुलेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ इमोशंस एंड मोटिव्स। तो यहाँ ईटिंग में भी हाइपोथैलेमस का रोल जो है वो हमें नजर आएगा। As with almost all behavior, many regions of the brain are involved in eating behavior, but the hypothalamus regulates all basic physiological needs, including hunger. The body signals the hypothalamus about the nutritional needs of cells. In this way, it acts hunger's sensory detector. Different parts of the hypothalamus in turn send signals to different brain regions to either start or stop eating. Okay.
अच्छा, नाउ रोल ऑफ हॉर्मोन्स. Hormones and neurochemicals also play a vital role in hunger. Some of these substances stimulate appetite. ठीक है, जैसे मैंने बात की कि कुछ जो है इसमें appetite जो है उसको increase करते हैं, stimulate करते हैं, और कुछ जो है उसको suppress करते हैं, decrease करते हैं. अच्छा, अब 4 ही हॉर्मोन्स जो हैं, 4 टाइप्स के जो है एपिटाइट को स्टिमुलेट करने में और 4 ही इसको जो है सप्रेस करने में, डिक्रीज करने में जो है इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा, neuropeptide, orexin, ghrelin, and melanin are involved in stimulating appetite, while अच्छा, अब 4 ही जो हैं हॉर्मोन्स, इसको आप कह सकते हैं कि डिक्रीज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें जो डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें सबसे पहले जो है आ जाता है इंसुलिन. ठीक है, देन लैक्टिन, पेप्टाइड, एंड सीसीके भी इसको कह सकते हैं. For example, one of the most important hormonal effect on hunger comes from insulin, which is produced by the pancreas. Rising glucose level stimulate insulin producing. Insulin in turn transports glucose out of the blood and into cells. As a result, hunger decrease. तो ये कुछ important things जो थी इसके साथ related थी. Then अब ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हेन वी ईट. ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा, किस तरीके से जो है स्टमक जो है, किस तरह से ब्रेन जो है साथ में सिग्नल्स देगा, इंडिकेट करेगा, एंड देन जो है ईटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, खाना खाने का जो अमल है वो स्टार्ट किया जाएगा. अच्छा, अब एक और बात भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट टू ईट. अब अगर भूख लगने की सूरत में, हंगर फील होने की सूरत में, किस तरह से इसको सेटिस्फाई किया जाए, कैसे खाया जाए, क्या चीज खाई जाए. अच्छा, तो बॉडी जो है हमारी इंटरनल सिग्नल्स जो है कंसर्निंग ईटिंग एंड हंगर, ठीक है, डिक्टेट व्हेन वी ईट. सो व्हेन वी ईट हाउएवर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, साइट, smell, food, culture, preferences, and lot of things. अब ईस्ट एंड वेस्ट के कल्चर में डिफरेंस है. ठीक है, फिर रूरल एंड अर्बन एरियाज जो हैं वहाँ के लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो फूड्स हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है. फिर कुछ लोग सिर्फ जंक फूड खाना पसंद करते हैं, कुछ जो है वो हेल्दी फूड चाह रहे होते हैं, कुछ जो है बहुत ही मतलब जिसमें डाइटिंग वाले एलिमेंट्स शामिल होते हैं. ठीक है, कुछ बिल्कुल जो है वो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ जो है जस्ट लेना पसंद कर रहे होते हैं, कुछ कुछ स्पाइसेस बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के चाहिए होते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस करती हैं. फिर हर फैमिली जो है वहाँ मतलब कुछ ऐसी डिशेस होती हैं कि वो अपने तरीके से ख़ास बनाई जाती हैं, या घर में कोई एक ऐसा मेंबर मौजूद होता है जिसके जो है खाना बनाने का मतलब जो होता है तरीक़ेकार, या उसके हाथ का जो टेस्ट होता है वो ऐसा होता है कि अगर इंसान जो है थोड़ा कम भी अगर खा रहा है रूटीन में, तो तब अगर खाना बनने की सूरत में जो है थोड़ा ज़्यादा मतलब जो है वो खाना खा लेता है. फिर आप कंपनी में बैठे हुए हैं, फैमिली में हैं या अकेले हैं, क्या सिचुएशन है, तो ये मतलब तमाम ये जो फैक्टर्स हैं ये इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि व्हाट टू ईट. So much of what we eat is psychological. Either people do not think about what they are eating or what they are not bothered by it, but some people eat cows and other worms is for most part culturally influenced. ठीक है, कल्चर इफेक्ट आ जाता है.
Different cultures expose children to different flavors. Exposure does not immediately lead to preferences. It often takes multiple exposures, perhaps 8 to 10, before children will come to like a food that they initially disliked. Different cultures expose children to their unique flavor combinations, okay, and that have different cultural shape, food preferences while people are young. एंड कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट, ठीक है, जो है नट्स वगैरह का इस्तेमाल, सूप, ये चीज़ें, एंड जो है कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ये तमाम फैक्टर जो है इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, अगर हम स्पेशली यूरोप और एशिया के हवाले से अगर हम इस चीज़ को इंटरप्रेट करें। देन उसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं उसमें hunger जो है, it is primarily regulated by two centers in the brain, the hunger center which stimulates eating and the satiety center which reduces the feeling of hunger and tell us that we are full, जैसे पहले भी बात की है, ठीक है, तो वही बात बार बार अगेन वही चीज, ठीक है, कि ग्लूकोज का एक फैक्टर आ जाता है, फिर कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल आ जाते हैं, तो ये तमाम जो हैं थिंग्स इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अच्छा, देन psychology of what we eat is determined by external factors, ठीक है, the sight, smell, culture, genetic factors, फिर जो है यूरोप से बिलोंग कर रहे हैं, आप एशिया से बिलोंग कर रहे हैं, किस रीजन से, किस पार्ट से, वहाँ का कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अच्छा, देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सम पीपल जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपनी बॉडी के बारे में, फिजिक एंड स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, टू मच वेट गेन नहीं करना है, मतलब डाइटिंग वाली साइड पे जा रहे होते हैं। सो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हेडिंग जो है कोर्स पैक में मौजूद है, द मोटिव टू बी थिन एंड द टेंडेंसी टूवर्ड ओबेसिटी, ठीक है, यानी कि पतला और मोटा जो मतलब होना, और ये किस तरीके से जो है मतलब इन्फ्लुएंस करता है, मोटापा कैसे हो सकता है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो साइकोलॉजी के अगर हवाले से हम देखें तो मतलब ये ईटिंग डिसऑर्डर्स का नाम इसको दिया जाता है, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। बेसिकली ये दोनों जो होते हैं, इसमें जो होता है, इंसान चाह रहा होता है कि वो स्मार्ट रहे, ठीक है, मतलब बड़ा अच्छा फिगर रहे, स्ट्रक्चर रहे, एंड एक वो जो उसका मतलब है पॉइंट, वो उसको रिस्टोर कर ले। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है, इसमें इंसान जो है कम खाता है, बहुत ज्यादा, मतलब कम, और इस तरीके से, ठीक है, ताकि वो जो है वेट रिड्यूस कर सके और मतलब अट्रैक्टिवनेस हो, ठीक है, थिननेस जो है पर्सन में आए, ये चीज। लेकिन जो बुलिमिया नर्वोसा होता है, इसको बुल ईटिंग भी कहा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव ईटिंग होती है, एक पर्सन जो है उसको रोकना मुश्किल हो जाता है कि आप ना खाएं, लेकिन इसमें भी इस चीज को मेंटेन रखा जाता है कि पर्सन जो है एक अट्रैक्टिव उसकी फिगर हो, एंड मतलब वो अपना जो है रिस्टोर रखे, जो एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें पर्सन जो है जब एक्सेसिव ईटिंग कर लेता है तो उसके बाद जो वॉमिटिंग कर लेता है, सेल्फ वॉमिटिंग, ठीक है, इसको पर्जिंग भी कहते हैं, यानी कि पहले वो बहुत ज्यादा खा लेता है एंड देन जो है थ्रू वॉमिटिंग उस चीज को रिड्यूस कर देता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाए, एंड देन तो ये चीजें जो हैं ऑन द अदर हैंड जो है बैडली जो है बॉडी फंक्शनिंग एंड सिस्टम उसको स्पॉइल कर रही होती हैं। तो मतलब जो डाइटिंग होती है, एक्चुअली हर पर्सन के अकॉर्डिंग जो होती है, उसका जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है, वेट कितना है, हाइट कितनी है, एज कितनी है, अगर उसके लिए कोई डाइटरी प्लान बनाया जाए तो वो कैसे है, उस चीज में और इसमें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो है बैडली पर्सन जो है वो इफेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट्स में,
ठीक है, एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें देखा गया कि 70% ऑफ गर्ल्स बिटवीन एज 14 एंड 21 जो है वो आर ऑन अ डाइट। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा ये टेंडेंसी जो है ये पाई गई। फिर ये जो चीजें हैं ओवरवेट और मतलब किस तरह से इसको रिड्यूस किया जाए, ये सारा जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स के इसके अकॉर्डिंग जो है वो डिटरमिन किया जाता है कि इतना वेट रिड्यूस करने की जरूरत है, मतलब इतना अकॉर्डिंग टू एज हाइट एंड मतलब जो है वो इनफ है। तो इन चीजों के बगैर जो है वो मतलब इस तरह के तरीके का यूज करना जो है वो बैडली हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। अब जो BMI है इसकी रेंज है 20 एंड 25। ठीक है, with 26 to 29.9 considered overweight and 30 or about considered obese। अच्छा जी, as the Center for Disease Control and Prevention CDC, ठीक है CDC reported that roughly 1/3 of adults in America were obese, 1/3 were overweight। ठीक है, ये मतलब उनकी एक स्टडी जो थी उन्होंने की गई थी। वन थर्ड ऑफ आइडियल वेट। Moreover, rates of obesity have rates of obesity have climbed rapidly over last 20 years। फिर इसमें कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जीन्स एंड हेरिडिटी, बायोलॉजी का इफेक्ट। समटाइम जो है पेरेंट्स बहुत स्लिम स्मार्ट से हैं और ये चीज़ है तो नेक्स्ट जो मतलब जो है बच्चे जो हैं ये चीज़ उनमें भी देखने में आती है। कुछ जो है उनमें पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, उनकी एक स्ट्रक्चर एक फिगर बॉडी की ऐसी है तो देन बच्चे भी उसी तरह से नज़र आते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म मतलब रेट जो होता है ये चीज़ें डिफरेंस होता है। कुछ लोग बहुत थोड़ा खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, कुछ जो है बहुत ज़्यादा भी खा लेते हैं तो उन पे कोई जो है इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा होता। देन फिर किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्या एक पर्सन जो है खाना खाने के बाद जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक किस्म का काम जो है ये टास्क उसमें इन्वॉल्व है या वो मतलब लाइट जो टास्क हैं उनको जस्ट मतलब लेके चल रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ें ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक जो है वो ये थिननेस एंड मतलब ये सारा जो है ओबेसिटी एंड की तरफ जितनी भी टेंडेंसी है इसमें आ जाता है, इसका इफेक्ट देखने में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो ये हंगर जो हम कह सकते हैं नीड्स, ठीक है, जो कि सर्वाइवल के साथ जो है डेफिनेटली मतलब बिलोंग करती है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के साथ यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वाइंड अप हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सेक्सुअल बिहेवियर और उसके बाद जो लास्ट हमारा इस चैप्टर मोटिवेशन के हवाले से जो टॉपिक होगा उसमें हमारा जो नीड टू बिलोंग एंड एक्सील एफिलिएशन एंड अचीवमेंट है हम इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।